गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था उसके बाद वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे और आज वेव ऑफ फिक्स का मोस्टली पोर्शन है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगला पोर्शन क्या पढ़ना है तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक कंटिन्यू किया था उसका नाम था क्या? वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में हिंदी में बोलते हैं क्या इसे? तरंग प्रकाशिकी। अब उसको वो क्वेश्चन करते हैं जो हमें पेपर में पूछे जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं पेपर में? तो बच्चों यहाँ पर एक टॉपिक है उसका नाम है फेस। टॉपिक का नाम है फेस। इंग्लिश में बोलते हैं फेस और हिंदी में बोलते हैं कला। हिंदी में बोलते हैं क्या? कला। अब क्वेश्चन इज राइट दैट कि फेस या कला होता क्या है? कला या फेस किसे कहते हैं? तो जब कोई पार्टिकल या जब कोई कण चलता है, ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए मैं चला और मैं थोड़े टाइम बाद कहां पर हूं ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसका मतलब है मुझे उसकी क्या बतानी पड़ेगी? पोजीशन। क्या बतानी पड़ेगी? पोजीशन। तो अगर कोई पार्टिकल या कण चल रहा है और उसकी हमें क्या बतानी है? पोजीशन, या हिंदी में कहेंगे कि उसकी हमें क्या बतानी है? स्थिति। तो कैसे बताएंगे? तो आंसर है दो तरीके से बता सकते हैं। उसकी दूरी पता कर लें या फिर उसका कोण पता कर लें। तो अगर हम इस तरीके से बात करें कि हमारे पास में एक कोई कण चल रहा है और कैसे चला? मान लीजिए ऐसे चला, ये कण ऐसे चला। यहां पर जब चलना स्टार्ट किया था तो t बराबर क्या हो रहा था? 0। और यहां जब पहुंच गया तो t बराबर हो गया था कैपिटल T। यहां पर पहुंचा तो यहां t बराबर हो रहा था t/2। ये जो t होता है इसे क्या कहते हैं? तो आंसर है इसे कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, या फिर इसे हम बोलेंगे, इसे बोला जाएगा आवर्तकाल। आवर्तकाल। अब ये कण चल रहा है तो t बराबर 0 समय पर यहां था। t बराबर अगर कोई समय हो रहा था, मान लीजिए t1, तो वो यहां पर था। अगर t बराबर t/2 हो रहा है तो वो यहां पर था। कोई टाइम हो रहा है t2, वो यहां पर था और यहां पर था। तो ये जो है स्थितियां हम कैसे बताएंगे? तो आंसर है हम इसको बताएंगे कोण के रूप में। किसके रूप में? कोण के रूप में। जैसे मान लीजिए यहां से अगर हम कोण की बात करें तो यहां 0 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां पर बात करें तो पाई का कोण बन रहा है और यहां पर बात करें तो 2 पाई का कोण बन रहा है। देखो इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा। एक कण है और वो ऐसे चला, ये एक अक्ष है और ये भी एक अक्ष है। इसको बोलते हैं क्या? x। और इसको बोलेंगे क्या? y। ऐसे ये वाला x है और ये वाला क्या है? y है। अब मान लीजिए कोई कण यहां से चलना स्टार्ट किया A बिंदु से और कुछ टाइम बाद वो कौन से बिंदु पर पहुंचा? B बिंदु पर। तो इसने यहां से कुछ क्या बनाया है? कोण बनाया है। इसका मतलब है A कण कहां पर है? थीटा कोण पर है। और मान लीजिए कुछ टाइम बाद यहां पहुंच गया तो यहां से भी इसने कोण बनाया, ये थीटा1 हो गया और ये क्या हो गया? थीटा2 हो गया। तो जब वो C बिंदु पर था, C बिंदु पर, B बिंदु पर था तो उसकी स्थिति क्या थी? थीटा1। और जब वो C बिंदु पर था तो उसकी स्थिति क्या थी? थीटा2। इसका मतलब है हमने वस्तु की स्थिति या पोजीशन को किसके रूप में बताया? कोण के रूप में बताया। किसके रूप में बताया? कोण के रूप में। लेकिन हम ऐसे भी तो बता सकते थे कि एक वस्तु A पर है और कुछ टाइम कहां चली गई? B पर, है ना? तो ये हमने x मतलब दूरी के रूप में या फिर डिस्टेंस की फॉर्म में हमने
उसकी वस्तु की स्थिति बताई। हम कह रहे हैं कि टी टाइम बाद वस्तु कहां पर है, बी पर है। यहां हम कह रहे हैं कि कुछ टाइम बाद वस्तु बी पर है, सी पर है, बट उसकी स्थिति को किसके कोण रूप में बताया जा रहा है, कोण के रूप में। तो यदि हमसे पूछा जाए कि जब t बराबर t/2 टाइम था तो उस वस्तु की स्थिति क्या थी, उस पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, तो हम कहेंगे सर पाई थी। क्या थी, पाई। इसका मतलब है हमने स्थिति को किसके फॉर्म में बताया है, तो आंसर है यहां पर जब हम स्थिति बता रहे हैं तो हम उसे किसकी फॉर्म में बता रहे हैं, एंगल की फॉर्म में और कोण की फॉर्म में। यहां पर स्थिति हम किसकी फॉर्म में बता रहे हैं, दूरी की फॉर्म में। तो वस्तु जब चलती है तो हम उसकी स्थितियां दो प्रकार से बता सकते हैं। कैसे, या तो दूरी के हिसाब से बता दें या फिर किसके हिसाब से, कोण के हिसाब से। तो जब कोई पार्टिकल ऐसे चलता है, वाइब्रेट करता है, तो हम दूरी के रूप में उसकी स्थिति नहीं बता पाते। तो फिर उसकी स्थिति बताने के लिए हम कोण या एंगल का उपयोग करते हैं। और जो कोण और एंगल उस वस्तु की पोजीशन या क्या बताता है, स्थिति बताता है, उसे ही उसका फेस। तो फेस क्या है, फेस क्या है, ऐसी भौतिक राशि जो किसी क्षण किसी कण की स्थिति को किसके रूप में, कोण के रूप में प्रदर्शित करे, उसे उसकी कला या फेस कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी which is represent the position of a particle at any instant of time in the form of angle। कुछ बात समझ में आई, क्या बोला, हमने वस्तु की स्थिति बताना है, दो प्रकार से बताई जा सकती है, या तो दूरी नाप ली जाए या तो उसका कोण नाप लिया जाए। क्लियर हो गया। लेकिन यदि कोई कण इस तरीके से चल रहा है, इसको बोलते हैं कंपन या वाइब्रेशन, वाइब्रेट कर रहा है, तो ये बताना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो हमें इसे बताने के लिए हम कोण का उपयोग कर सकते हैं। और कोण का जब हम उपयोग करते हैं और उसकी क्या बताते हैं, पोजीशन या स्थिति को, तो फिर उसे उसकी क्या कहते हैं, फेस या कला। क्या आपको कला की डेफिनेशन समझ में आई, क्या होता है, एक बार फिर से सुनेंगे बहुत आराम से। क्या है कला, किसी क्षण किसी कण की स्थिति को किसके रूप में, कोण के रूप में प्रदर्शित करने वाली भौतिक राशि को उसकी क्या कला कहते हैं। व्हाट इज द फेस, the physical quantity which is represent the position of a particle at any instant of time in the form of angle is called phase। Is clear? अब याद आओ यहां पर मैंने पूछा जब वो बी पर था तो उसका फेस कितना था, θ1। जब वो सी पर था तो उसका फेस कितना था, θ2। यस और नो, इसका मतलब है बी और सी के फेस में कुछ अंतर है, डिफरेंस है। बी और सी के फेस में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है, है ना। और ये डिफरेंस को कहते हैं क्या, फाई। क्या बोलते हैं, फाई को क्या कहा जाएगा, तो फाई को कहा जाएगा किसका डिफरेंस है बेटा, फेस का। किसका डिफरेंस है, कला का, कला का अंतर है। यहाँ फेस का डिफरेंस है, तो इसे क्या कहा जाएगा, तो आंसर है इसका नाम होगा फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस हिंदी में क्या कहेंगे बेटा इसे, कलांतर। तो बताओ क्या होता है कलांतर, क्या होता है फेस डिफरेंस, किसी कण की कलाओं या दो कणों की कलाओं के अंतर को कलांतर कहते हैं। दो पार्टिकल हैं, टू पार्टिकल हैं, उनके किसका, फेस का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, फेस डिफरेंस। बात कुछ समझ में आई। तो फेस डिफरेंस कैसे जनरेट होगा, देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल तो ऐसे ही चल गया जो सामने बना हुआ है, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं दूसरा। मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से वेव है और चल रही है। वेव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो जब कोई तरंग चलती है तो मान लीजिए वो ऐसे चली, दूसरी तरंग भी इसके साथ ऐसे चली। अरे चली कि नहीं, दो वेव चली। जहां से पहली वेव चलना स्टार्ट की थी बेटा, वहीं से कौन सी वेव चलना स्टार्ट की, दूसरी वेव। हाँ चली ना, इसका मतलब है पहली की जो क्या है, दूसरी की भी पोजीशन
वही है। हाँ, इसका मतलब है पहले की जो कला है या पहले का जो फेस है वही दूसरे का फेस है। इसका मतलब है दोनों ने कोण या एंगल कैसे बनाए हैं, बराबर। या सुनो, तो मुझसे पूछा जाए कि यहाँ पर बताओ फाई की वैल्यू कितनी है, तो कौन बता सकता है, 0। क्यों? क्योंकि ये जो फाई निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, θ2 माइनस θ1, है ना। पहले वाले ने कितना कोण बनाया सर, पहला वाला भी बी पर था, दूसरा वाला भी बी पर ही था। इसका मतलब है पहले का एंगल कितना था, θ1, दूसरे का कितना था, θ2। बट दोनों चूंकि एक ही जगह पर थे इसलिए दोनों के कोण कैसे थे, बराबर। और अगर दोनों के कोण बराबर थे तो बताओ उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस था, कितना फेज डिफरेंस आएगा, 0। तो यदि दो तरंगें साथ साथ चलना प्रारंभ करें और वो साथ साथ ही चलती रहें तो उनके बीच का हमें क्या बताना है, फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। कुछ बात समझ में आई? यदि if the two waves start at the same time then what is the its phase difference, answer is equal to 0। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो एक बार फिर से बात करते हैं। फेज क्या है भाई, पोजीशन बताना, किसकी फॉर्म में बताना है, एंगल की फॉर्म में, क्या कहलाता है, फेज। कोण के रूप में यदि हम किसी कण की स्थिति को बताएं तो उसे क्या कहते हैं, कला। क्लियर? मान लीजिए मेरे पास दो फेस हैं, उनके बीच में हमने क्या निकाला, डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे उसे, फेज डिफरेंस या कलांतर। कैसे निकालेंगे कलांतर, पहले वाले कोण को दूसरे वाले कोण से माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, कलांतर। यदि दो, मान लीजिए पहले वाले ने θ1 बनाया 30 डिग्री, दूसरे वाले ने θ2 बनाया 30 डिग्री, बताओ इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, सर 0 डिग्री। व्हाई द 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की कला समान है। इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी बात बताई है ना। लेकिन अगर दोनों साथ साथ नहीं चलते तो इनके बीच में क्या होता, क्या होता भाई, फेज डिफरेंस कब होता, जब दो साथ साथ नहीं चलते। अब देखिए साथ साथ कैसे नहीं चलते, इसको देखते हैं यहाँ। मान लीजिए ऐसे हमने वेव को चलाया और मान लीजिए मेरी एक वेव ऐसे चल गई और दूसरी वेव कुछ ऐसे चली, अरे चलिए ना। अब आपसे पूछा जाए कि इस डायग्राम को देखकर बताओ कि क्या इनके बीच में कलांतर या फेज डिफरेंस है, तो आप क्या कहोगे, है या नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वेव अलग टाइम पे चली और दूसरी वेव अलग टाइम पे चली। इसका मतलब है हम कहेंगे फाई नॉट इक्वल टू, कुछ ना कुछ अंतर है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बनाऊं, मैंने ये वाला ऐसे बनाया और यहां पर मैंने इस तरीके से वेव चला दी, ये एक वेव चली और इसी के साथ में हमने ऐसे दूसरी वेव बना दी ऐसे। बताओ क्या इनमें फेज डिफरेंस है ना। इसका मतलब है यहाँ भी फाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो बताओ कलांतर कब होता है, कलांतर कब नहीं होता। तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि जब दो वेव साथ साथ चलती हैं तो उनके बीच का कलांतर कितना, शून्य होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है। लेकिन एक वेव आगे और एक वेव पीछे चले तो उनके बीच का कलांतर कभी भी शून्य नहीं होता। क्लियर हो गई इतनी बात, है ना। फेज समझ में आया। लिखो फेज के बारे में, द फिजिकल क्वांटिटी which gives the position of phase, कला, the physical quantity which gives the physical quantity which gives the position of the physical quantity which gives the position of a particle at any instant of time, at any instant of time in the form of angle, in the form of angle is called phase, is called phase। हिंदी में लिखो, कला क्या है, ऐसी भौतिक राशि जो किसी क्षण
ऐसी भौतिक राशि जो किसी क्षण किसी कण की स्थिति को कोण के रूप में प्रदर्शित करती है। ऐसी भौतिक राशि जो किसी क्षण किसी कण की स्थिति को कोण के रूप में प्रदर्शित करती है, उसे कला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कला कहते हैं। क्लियर? नीचे लिखो, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। लिख लिया? चलो अगला हेडिंग डालो, कलांतर या फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस या कलांतर, ये लिखा है फेज डिफरेंस या कलांतर। क्लियर? दो कलाओं के अंतर को कलांतर कहते हैं। The difference between two phases is called phase difference। The difference between two phases is called, क्या बोलेंगे? फेज डिफरेंस। दो कलाओं के अंतर को क्या कहते हैं? कलांतर कहते हैं। नीचे लिखो, फाई बराबर, ऐसे लिख लो, फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1, सॉरी थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब यदि इसको आपको समझना है तो ये छोटा सा डायग्राम आप बाजू में ड्रॉ कर लीजिए, जिससे आपको याद रहे कि हमने ये थीटा 1 और थीटा 2 क्या लिए थे। एक कण था, कहां से चलना स्टार्ट किया था? ए से। कुछ टाइम बाद कहां पहुंचा? बी पर। फिर वो मान लो कि दूसरी कंडीशन में ए से चला और कहां पहुंचा? सी पर। क्लियर? दोनों में अलग अलग उसकी क्या थी? पोजीशन। लेकिन वो पोजीशन हमने किसकी फॉर्म में बताई? एंगल की फॉर्म में। उन एंगलों का अगर क्या निकाल लिया जाए? डिफरेंस, तो वही क्या बन जाता है? फेज डिफरेंस। छोटा सा डायग्राम यदि आप बना सको तो ये वाला बना लीजिए। ठीक है? अब आपको कोई कभी भी ये शब्द पूछे कि फेस क्या है, फलाने का फेस बताइए, सर वो जितना कोण बनाएगा उसे ही उसका फेस कहेंगे। क्लियर? यहां पूछा जाए कि बताओ इनका फेस डिफरेंस कितना है, तो ये तीन डायग्रामों को देखकर हम उनका फेस डिफरेंस बता सकते हैं। कैसे? ये वाली दोनों तरंगे साथ साथ चली थी, इसलिए इनका फेस डिफरेंस कितना था? 0। ये भी बना लीजिए तीनों डायग्राम। इसका फेज डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 और इसका भी फेज डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0। कभी ऐसे डायग्राम बन के आ जाए तो आप उसको बता सकते हैं कि इनका फेज डिफरेंस नहीं है, और फेज डिफरेंस इनका कितना है? 0। बन गया? ये इसके पहले पढ़े थे, फेज डिफरेंस के बारे में पता था क्या? है? समझ में आ गया फेज डिफरेंस? अब क्लियर है? फेज और फेज डिफरेंस क्लियर ना? हमारी इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे होते हैं, 2 फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं, इसका मतलब है अलग अलग चीज रहती है। करंट और वोल्टेज कभी कभी साथ साथ चलते हैं, इसका मतलब है इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। कभी करंट आगे निकल जाता है, वोल्टेज पीछे रह जाता है, इसका मतलब है देयर इज सम फेज डिफरेंस। कभी वोल्टेज आगे निकलता है, करंट पीछे रह जाता है, उसके बीच में भी कुछ ना कुछ क्या है? फेज डिफरेंस। समझ में आ गया? तो फेज डिफरेंस तभी होगा जब दो पोजीशन या दो एंगल अलग अलग होंगे, और अगर अलग अलग नहीं है तो उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। सबको समझ में आया ये वाला टॉपिक? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको बढ़ाओ आगे। ओके, अब देखो एक बात करते हैं, एक और बात सीखेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यहां से मैंने ऐसे एक्सिस बनाई, यहां पर मैंने ऐसे एक्सिस बनाई, ये वाली एक्सिस को मैंने x मान लिया, ये वाली एक्सिस को मैंने y मान लिया। अब मैं एक पार्टिकल को चला रहा हूं, एक तरंग चल रही है। कैसे चलेगी तरंग? ऐसे, ऐसे,
ऐसे और ऐसे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें, यहां से यू चली, यू चली, यू चली और यू चली, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर t कितना है, तो t इक्वल टू यहां कितना है 0, और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे थीटा कितना है, तो थीटा भी कितना है 0। यदि कोई तरंग मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, कहां से, मूल बिंदु से, जहां से प्रारंभ, जैसे मेरा घर ये है और मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, इसका मतलब है मैं 0 से चलना स्टार्ट, तो t बराबर 0 पर इसकी थीटा भी कितना है 0। लेकिन बेटा जब ये यहां पहुंचती है यहां, तो इसका जो थीटा हो जाता है वो π/2 हो जाता है, यहां पर जाने पर पाई हो जाता है, यहां पर जाने पर 3π/2 हो जाता है, और यहां पर जाने पर 2π हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा, ये दिख रहा है ना, मतलब यहां से चला तो कितना कोण था 0, यहां क्या है π/2, यहां और यहां 2π, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक आपको शब्द सीखना है, वो शब्द है, उसका नाम है वेवलेंथ। क्या नाम है, वेवलेंथ, हिंदी में कहते हैं तरंग। कोई पूछेगा कि बताइए वेवलेंथ क्या है, तो किसी वेव द्वारा या किसी तरंग द्वारा एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय की जाती है। अब कंपन क्या है बच्चों, ये आधा चक्र प्लस में चला और आधा चक्र माइनस, ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो ये कैसे चला, प्लस और ये माइनस, ये प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो इसको बोलते हैं कंपन। क्या बोलते हैं, ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है ना, तो ये कंपन है, इसको ऑसिलेशन या फिर क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन भी कहा जाता है। तो एक तरंग चली, ऐसा चली और फिर ऐसा चली, और जब यहां पर पहुंची तो इसे एक कंप्लीट क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में आधा प्लस में चलेगी और आधा माइनस में, तो यहां तक एक क्या हो गया, कंप्लीट वाइब्रेशन। इस कंप्लीट वाइब्रेशन को करने में जितना क्या लगता है, समय, यहां से लेकर यहां तक का अगर हम क्या देखें, यहां से यहां तक का जो टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम, वो टाइम क्या होता है, तो यहां से लेकर यहां तक का अगर हम टाइम देखें, तो इस टाइम को कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है, और इसे कहते हैं क्या, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो बताओ एक कंपन को पूर्ण करने में लगे समय को क्या कहा गया है, आवर्तकाल। What is the time period? The time taken by the wave to complete one vibration. The time period is what? The time taken by a wave to complete one vibration. एक कंपन को पूर्ण करने में लगे समय को किसी तरंग का क्या, आवर्तकाल कहते हैं। समझ में आ गया, ओके। तो यहां तक अगर t है, बताओ यहां तक अगर t है तो यहां तक क्या होगा, अरे यहां तक पूरा t है तो यहां तक क्या होगा, t/2। तो अगर मैं यहां से ऐसे बनाऊं, यहां से ये बनाऊं, तो यहां तक के टाइम को क्या कहेंगे, t/2। मैं इसको अभी हटा देता हूं, फिर बाद में समझेंगे इसको। अब एक कंपन पूर्ण करने में लगे समय को हमने बोल दिया आवर्तकाल है, लेकिन एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो एक कंपन जब पूर्ण कर लेता है तो यहां से लेकर यहां तक एक दूरी चलता है वो, और इस दूरी को क्या कहा गया है, लैम्डा। और लैम्डा को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, या इंग्लिश में कहेंगे क्या, वेवलेंथ, वेवलेंथ। ध्यान से समझते जाइएगा। तो बताओ भैया टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, The time taken by a wave to complete one vibration. किसी तरंग द्वारा एक कंपन को पूर्ण करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आधा कंपन पूर्ण करेगा तो उसको आधा आवर्तकाल बोलेंगे, पूरा करेगा तो कितना बोलेंगे, t बोलेंगे, आधा करेगा तो क्या बोलेंगे, t/2 बोलेंगे, हाँ है ना।
एक तरंग एक कंपन में जितनी दूरी चल जाती है उसे उसका तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्लियर है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव टू कंप्लीट अ वन वाइब्रेशन। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव टू कंप्लीट अ वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड। देखो इसमें तरंग जब हम पढ़ रहे हैं तो हम दो तरीके से दूरियां नाप रहे हैं, दो तरीके से पोजीशन नाप रहे हैं। एक तो ऐसे नाप रहे हैं और एक ऐसे नाप रहे हैं। जब हम ऐसे नाप रहे हैं तो उसे कहेंगे लीनियर डिस्टेंस, और जब हम ऐसे नाप रहे हैं तो हम कहेंगे एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय विस्थापन, और यहां पर रेखीय विस्थापन, दो प्रकार से ले रहे हैं। तो तरंग दैर्ध्य किस प्रकार का विस्थापन बता रहा है? रेखीय। और जो फेस है वो किस तरीके का विस्थापन बता रहा है? कोणीय। तो दो टाइप के विस्थापन बता रहे हैं, रेखीय और कोणीय। क्लियर है? तो यहां पर दो चीजें आ जाती हैं या दो वर्ड निकल के आते हैं जिनको हमें समझना था, इसी के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। पहला वर्ड तो है क्या, क्या नाम बताया था? कलांतर। कलांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। जो हमें समझ में आ चुका है क्या है फेज डिफरेंस। तो अगर मैं इसे phi2 मान लूं, इसे क्या phi1 मान लूं, तो बेटा दो फाइयों के डिफरेंस को हम क्या भी लिख सकते हैं? डेल्टा फाई। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा फाई। और अब हम डेल्टा फाई को क्या मान के चलेंगे? फेज डिफरेंस, जिसे हमने वहां फाई समझा था। इसी तरीके से एक और वर्ड आता है जिसे हमें समझना है, और उस वर्ड का नाम है क्या? तो इस वर्ड का नाम है पाथ डिफरेंस, पथांतर। क्या नाम है? पथांतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाथ डिफरेंस। अभी तक हमने सीखा था कौन सा डिफरेंस? फेज डिफरेंस। अब हम सीखने वाले हैं पाथ डिफरेंस। क्या सीखने वाले? पाथ डिफरेंस। तो भैया पाथ डिफरेंस सीखने के लिए करना क्या पड़ेगा? देखिए यहां से देखो, मान लीजिए यहां से एक वेव और चलना स्टार्ट, तो बताओ पहली वाली का फेज कितना है और दूसरी वाली का फेज कितना है? इनिशियल फेज, प्रारंभिक कला कितनी है? तो भैया पहली वाली जो है वो 0 से चलना स्टार्ट करी थी। पहले वाले की अगर हम प्रारंभिक कला देखें तो phi1 बराबर कितनी थी? 0। लेकिन दूसरी वाली वेव 0 से चलना प्रारंभ नहीं की, कहां से की? तो दूसरे वाले की कितनी है? 2 पाई है। आया ना? क्या दोनों के फेसों में डिफरेंस है? हाँ है। कितना डिफरेंस है? 2 पाई का। अरे है ना? इसे क्या कहेंगे? कलांतर या फेस डिफरेंस। बात कुछ समझ में आई? पहली वाली कहां से चल गई थी? 0 से। जैसे आप अपने घर से निकल गए, आप चार दोस्त घूमने के लिए जाने वाले थे, आप अपने घर से निकल गए, दो दोस्त परिहार चौराहे पर मिले और वो वहां से चल दिया आपके साथ। इसका मतलब है आप जल्दी चल गए और आपके दोस्त थोड़ी सी देर बाद चले। इसका मतलब है दोनों की पोजीशन में क्या है? डिफरेंस। और उसे क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस। जब हम इसकी गणना किसके रूप में करें? कोण के रूप में या फिर किसके रूप में? एंगल। तब तो हम किसकी बात करेंगे? फेज डिफरेंस। अब देखो यहां से ये वाली x बराबर कहां से चली थी? 0 से, है ना? और ये वाली कहां से चली? x बराबर लैम्डा से। अरे चली ना? अरे भाई यहां तो x बराबर कितना हो रहा था? 0, और यहां x बराबर क्या हो गया? मतलब कुछ दूरी चल गई थी। इसका मतलब है दोनों के पथ में भी अंतर है, इसलिए इस अंतर को क्या कहते हैं? पथांतर। पथों के अंतर को पथांतर। इसको ऐसे समझते हैं, दिस इज x1 एंड दिस पोजीशन इज x2। तो बताओ x2 में से अगर क्या माइनस कर दिया जाए x1, तो क्या मिलेगा? डेल्टा x। और इस डेल्टा x को क्या कहते हैं बेटा? पथांतर या पाथ डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस या कलांतर। क्या थोड़ा सा अंतर समझ में आया आपको? तो जब बेटा दो वेव चलती हैं तो उनके हम पोजीशंस को दो प्रकार से ले सकते हैं। पहला तो उसको हम कोण के रूप में ले सकते हैं, दूसरा उसको हम दूरी के रूप में ले लेते हैं। जब हम कोण के रूप में लेते हैं तो वर्ड आता है फेस या कला।
और जब हम दूरी के रूप में लेते हैं तो पथ या स्थिति आती है। जब ये हम दो कलाओं का क्या निकालते हैं अंतर, तो उसे बोलते हैं कलांतर, और यदि हम दो पथों का अंतर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं पथांतर। क्लियर होगी बात को? पथों के अंतर को क्या बोलेंगे पथांतर, और कला के अंतर को क्या बोलेंगे कलांतर। तो भैया तीसरा वर्ड सीखना, तीसरा वर्ड बताइए क्या नाम है? रिलेशन बिटवीन, तीसरा वर्ड क्या सीखना है? तो सीखना है क्या? रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा फाई तथा डेल्टा एक्स में क्या बता रहे हैं हम? संबंध। संबंध बच्चों मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। पेपर में पूछा गया पथांतर और कलांतर में संबंध बताइए। देखिए जब आप इसका जवाब देंगे तो उसके पहले आपको कलांतर और पथांतर पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। अब हम देखिए ऐसे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं क्या कलांतर, यहां लिख लेते हैं क्या पथांतर। इसे क्या बोलेंगे? फेज डिफरेंस। अलग अलग लिख देता हूं, इंग्लिश का अलग लिख देता हूं। कलांतर और पथांतर ये दो लिख लिए। अब इसके नीचे डिवाइड का, इसके नीचे डिवाइड का, यहां पर लिख लेते हैं इक्वल। ठीक है, अब देखो इक्वल क्यों है? जब ये 2 पाई पर पहुंचा तब ये लैम्डा पर भी तो पहुंचा। इसका मतलब है यहां पर कलांतर और पथांतर बराबर होंगे, बट कलांतर कला के रूप में आएगा और पथांतर पथ के रूप में आएगा। अच्छा यहां पर कलांतर कितना हो गया? तो ये तरंग यहां से चली थी कहां तक? 2 पाई पर, फिर अगली तरंग 2 पाई से चलना स्टार्ट की। इसका मतलब इनके बीच का कलांतर कैसे निकालोगे? 2 पाई माइनस 0। कितना आएगा आंसर? 2 पाई में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई आएगा। तो यहां क्या लिख दूं बेटा मैं? 2 पाई। अरे लिख दूं, दोनों के कलांतर कितना है? 2 पाई। अब आ जाओ यहां से पथांतर, यहां कितना था पथ? 0, यहां कितना हो गया? लैम्डा। लैम्डा में से 0 माइनस करो कितना बचेगा? लैम्डा बचेगा। तो इसके नीचे क्या लिख दो? लैम्डा। अरे लिख दिया। इतनी बात समझ में आई? ये रिलेशन आप याद कर लो, इससे हम देखिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो आपने कैसे निकाला पहले तो ये सीखो, कलांतर पथांतर कैसे निकाला। कलांतर कैसे निकला भाई? पहली वाली चली थी कहां से? 0 से। दूसरी वाली कहां से चली? 2 पाई से। 2 पाई में से किसको माइनस कर दिया? 0 को। क्या मिल गया अपन को? कलांतर। ऐसी ये वाली कहां से चली थी? x बराबर 0 से। ये वाली कहां से चली? x बराबर लैम्डा से, मतलब लैम्डा के बाद चली ना। इसका मतलब है लैम्डा में से किसको माइनस कर दो? 0 को। क्या मिल जाएगा? कलांतर के नीचे कलांतर लिख दिया, पथांतर के नीचे पथांतर लिख दिया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है कलांतर को लिखते हैं डेल्टा फाई अपॉन में कौन? 2 पाई। इसे क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन में कौन? लैम्डा। अब इसमें हमें क्या बताना है? संबंध। कैसे बताएंगे? देखो ध्यान से देखना। हमने क्या किया, यहां पर लिखा डेल्टा क्या? फाई, और इसका यहां त्रियक गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा, और मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा? डेल्टा एक्स। यही होता है क्या? संबंध। कितना क्या संबंध होता है? अंतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा और मल्टीप्लाई में कौन? कलांतर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? ये क्या लिखा है बेटा? फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस बराबर में क्या? 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई में कौन? पाथ डिफरेंस। तो बताओ क्या संबंध होता है फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में? तो याद कर लो बेटा ये फॉर्मूला क्या होता है? पाथ डिफरेंस बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, सॉरी फेस डिफरेंस बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा पाथ डिफरेंस। अब अगर आपको किसी का क्या पता हो, उसमें कितने का गुणा कर दो? 2 पाई अपॉन क्या मिल जाएगा?
कैसे निकालते हैं फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस से? आंसर है पार्ट डिफरेंस में कितने का गुणा करो 2 पाई अपॉन लैम्डा का, क्या बन जाएगा फेज डिफरेंस। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? ये क्या लिखा है, थोड़ा सा ऊपर करें, ये क्या लिखा है कलांतर, बराबर में क्या लिखा है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये क्या लिखा है पथांतर। ये सब बताने के लिए मैंने आपको ये सारी घटना बताई है। तो कलांतर पथांतर क्या होता है, इनमें संबंध क्या होता है, क्या आप ये बता सकते हो? हाँ है ना, हाँ है ना, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सर हमें संबंध तो समझ में आ गया, लेकिन कभी कुछ पूछा गया तो हम कैसे उसका जवाब देंगे। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या लिखा क्वेश्चन है, यदि कलांतर पाई बाई 2 है तब तब पथांतर ज्ञात कीजिए, पथांतर ज्ञात कीजिए। टॉपिक एक पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो जिससे उसका टॉपिक पूरा क्लियर हो। क्वेश्चन क्या पूछा, इफ द फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2 देन फाइंड आउट द पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई 2, तो बताओ उसका क्या पार्ट डिफरेंस कितना है। देखिए चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो हमें डेल्टा फाई की वैल्यू दी गई है कितनी पाई बाई 2, और हमें किसकी वैल्यू निकालना है डेल्टा एक्स की। अगर आपको क्या याद है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई अपॉन, देखो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू में कौन डेल्टा एक्स। तो बताओ डेल्टा फाई की जगह पर क्या रख दूं मैं पाई बाई 2, यहाँ पर क्या रखूं 2 पाई अपॉन लैम्डा, यहाँ पर क्या रखूं डेल्टा एक्स, पाई से ये पाई, अरे कैंसिल हो गया ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा 1 बाई 2, क्या बचा 1 बाई 2, यहाँ पर क्या आ गया 2 अपॉन लैम्डा, इनटू में कौन आ गया डेल्टा एक्स, लैम्डा का यहाँ गुणा कर दो तो लैम्डा, 2 का यहाँ गुणा कर दो तो 4, आंसर कितना आ गया डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 4। अरे निकाल लोगे, ये भैया नीट के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया, पीएनएसटी से भी ऊपर चला गया। तो आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप कर लो, और अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा, ठीक है। एक ही टॉपिक पे काम करो फिर आगे की टॉपिक पे। सबसे पहले क्या बात की हमने फेज, क्या होती है फेज समझ में आया, किसी भी कण की किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर एंगल की फॉर्म में बताएं तो उसे फेज कहते हैं। यस और नो, यदि दो फेसों का क्या निकाला जाए डिफरेंस तो उसे क्या कहते हैं फेज डिफरेंस। क्या होता है फेज डिफरेंस, हमने सीखा कि एक पार्टिकल ए से कहां पहुंचा बी पर, फिर ए से कहां पहुंचा सी पर, जब वो बी पर पहुंचा था तो उसकी पोजीशन θ1 थी, जब वो सी पर पहुंचा तो उसकी पोजीशन θ2 थी। θ1 और θ2 में कुछ क्या था डिफरेंस, उसी को क्या कहा गया था फेज डिफरेंस। इट इज क्लियर और नॉट। कभी भी हमें फेज डिफरेंस निकालने को कहा जाए तो बता दोगे। देखो एक और यहाँ पर एग्जांपल और लेता हूं, आपको आगे चलकर काम में आएगा। देखिए कैसे, ये थोड़ा सा ऐसे लिखा है y बराबर a sin ओमेगा t और y1 बराबर ये a1 हो गया, ये y2 बराबर a2 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। अब हम क्या देख रहे हैं, दो इक्वेशन हमारे पास दी है, एक दिया है y बराबर y1 बराबर a1 sin ओमेगा t और दूसरी दी है y2 बराबर a2 sin ओमेगा t, और हमसे कहा गया है कि सर इसका क्या निकाल के बताइए डेल्टा फाई। बताओ डेल्टा फाई को क्या बोलते हैं, डेल्टा फाई को क्या बोलते हैं कलांतर या फेज डिफरेंस। या सुनो कैसे निकालते हैं फेज डिफरेंस, सर पहले वाले के कोण को दूसरे वाले के कोण से क्या कर दो माइनस, कोण कहाँ है तो यहाँ इस इक्वेशन में ये जो लिखा है उसे क्या कहते हैं कोण, इसे क्या कहते हैं कोण। ये क्या बता रहा है इसकी पोजीशन, क्या बता रहा है, तो पहले वाले का कोण कितना है
ओमेगा टी, दूसरे वाले का कोण कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अगर हम डेल्टा फाई निकालें तो डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या होता है फाई टू माइनस फाई वन, फाई टू माइनस फाई वन। एक्चुअली इसका फॉर्मूला ऐसा होता है फाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, ऐसा होता है। हमने इसके लिए दो इक्वेशन ले लिए और ये जो इतना होता है ना ये कोण को बताता है। तो फाई टू में से अगर फाई वन को माइनस करें तो क्या लिखेंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और माइनस में कौन ओमेगा टी से ओमेगा टी, बताओ कितना कलांतर आया। अरे ये भी समझ में आया क्या, आया ना। इन दोनों के बीच में माइनस पाई बाई टू का कलांतर है। हमने बाद वाले को पहले वाले से क्या कर दिया माइनस। अब यहां आ जाओ, ये बात समझ में आ गई आपको कलांतर पथांतर की है। तो हमने पहले नंबर कौन सा टर्म सीखा था, इसका नाम है क्या कलांतर, इसमें से नोट कर लिया था ना सबने, ओके। अब आ जाओ दूसरा टर्म, दूसरे टर्म में क्या सीखा अपन लोगों ने, तो दूसरे टर्म में हमने सीखा है दो चीजें, एक तो कलांतर भी और एक पथांतर भी। हमने कहा अगर कोई तरंग, दो तरंगे चल रही हैं और एक तरंग पहले से चल रही है और एक तरंग बाद से चल रही है, इसका मतलब है दोनों के कोणों में भी अंतर है और दोनों के पथों में भी अंतर है। जो उनके कोणों में अंतर है उसे क्या कहा गया कलांतर, जो उनके पथों में अंतर है उसे क्या कहा गया पथांतर। कलांतर कैसे निकालेंगे, कलांतर निकालने के लिए दोनों के कोणों को माइनस कर देंगे। पथांतर कैसे निकालेंगे, दोनों की स्थितियों को माइनस कर देंगे। अब दोनों में क्या होना चाहिए संबंध, कैसे निकाला संबंध, तो ये रूल याद कर लो, इससे सारा फॉर्मूला याद रहेगा। क्या लिखना है ऊपर बटे पथांतर बटे लेम्डा, कलांतर को क्या लिखेंगे डेल्टा फाई, पथांतर को अपॉन में कौन 2 पाई, अपॉन में कौन, यहां पर इसका समीकरण आ गया और ये आंसर आ गया। नोट तो कर लो बेटा पहले इसको जल्दी से, एक एक पॉइंटर लिख लो कलांतर से, जल्दी से इसको नोट करिए। अब ये टॉपिक भूलना नहीं है, ठीक है। कहां से नोट करेंगे, यहां से नोट करिए कलांतर से। फेज डिफरेंस लिखिए सबसे पहले, कैसे निकालते हैं डेल्टा फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। फेज डिफरेंस में लिखिए डेल्टा फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन, डेल्टा फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। नीचे लिखे पथांतर, पथांतर का मतलब होता है पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। लिख लिया। अब लिखिए हेडिंग रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स तथा डेल्टा फाई में संबंध। और जैसे मैंने ऐसा लिखा है ना, एक एक स्टेप लिखते जाइएगा। सबसे पहले लिखिए क्या कलांतर बटे 2 पाई और पथांतर बटे लैम्डा। इंग्लिश में लिखेंगे फेज डिफरेंस अपॉन, यहां क्या आ जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस अपॉन लैम्डा। और फिर यहां से यहां आ जाइए, यहां से हम यहां पहुंचे, ठीक है। क्या लिखा जाएगा डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। और इससे फिर हम यहां पहुंचे, यहां से हम यहां पहुंचे, क्या लिखेंगे डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, और फिर इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लीजिए। कलांतर और पथांतर में क्या संबंध,
न्यूमेरिकल लिखिए, इंग्लिश वाले लिखिएगा इफ फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू, if phase difference is pi by 2 then calculate its part difference. If phase difference is pi by 2 then calculate its part difference. If phase difference is pi by 2 then calculate its part difference. If phase difference is pi by 2 then calculate its part difference. और ये हमने ऐसे पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया है। हो गया, ये वाला हो गया कंप्लीट, जल्दी नोट करो। कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई सबको? पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस समझ में आया? वेरी सिंपल। आगे बढ़ाऊं? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके दिखाइए मुझे। क्वेश्चन है इफ पाथ डिफरेंस between two waves is lambda by 2 then calculate phase difference हिंदी में कहेंगे इसे यदि दो तरंगों के मध्य कलांतर लैम्डा बाई 2 है तब इनका कलांतर नहीं, ये है पथांतर, मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2 है तब इनका कलांतर ज्ञात कीजिए, कलांतर ज्ञात कीजिए। आ गया किसी का? भाई आ गया? और किसने निकाला जल्दी से बताओ। सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा? डेल्टा x इक्वल टू दिया है कितना? लैम्डा बाई 2। निकालना क्या है? डेल्टा y बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या रिलेशन होता है? डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, इनटू में कौन? लैम्डा अपॉन 2, लैम्डा से लैम्डा 2 से 2, आंसर इज 5। अरे पता चल गया? अब कर लोगे? आप लोगों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? कैसे किया अपन ने? एक रिलेशन याद कर लिया था हमने, कौन सा? डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा बाई 2, और जब हमने इसमें दिया गई जो वैल्यू है पुट करी तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया? कैंसिल, आंसर कितना आ गया? पाई। तो हमारा फेज डिफरेंस पता चल गया कितना? पाई। तो अगर फेज डिफरेंस पता है तो पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं, और अगर पार्ट डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। दोनों को कैलकुलेट करना समझ में आया सबको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं एक नई चीज। नई चीज का नाम है कला संबद्ध, कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स।
कला संबद्ध स्रोत या कोहेरेंट सोर्स। ये क्या है भाई? तो देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर डेफिनेशन को नोट करेंगे। मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक और सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब एक प्रकाश का स्रोत है, एक और प्रकाश का स्रोत है, अर्थात हमारे पास दो प्रकाश के क्या हैं? स्रोत। अब इन स्रोतों से क्या होगा? सर इन स्रोतों से क्या चलेगी? तरंगें चलेंगी। अरे चलेगी कि नहीं? इससे भी क्या चलेगी? तरंग चलेगी। कौन सी तरंग चली? प्रकाश तरंग। मतलब पहले स्रोत से प्रकाश आया, दूसरे स्रोत से भी प्रकाश आया, दोनों गर्म स्रोत हैं। तो अभी हम जानते हैं कि इसके पास में एक चीज होगी जिसका नाम है न्यू1। इसे क्या कहेंगे? न्यू2। ये न्यू क्या होता है? तो बच्चों इसे न्यू को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में कहते हैं क्या? आवृत्ति। इसका मतलब है दोनों स्रोतों के पास क्या होती होगी? फ्रीक्वेंसी। कितनी जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे हैं, ये उनकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। तो जब तरंग चलती है तो हर तरंग के पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में क्या क्या नाम है इसका? कलांतर या फेज डिफरेंस कितना हो? और में कितना हो? कितना हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है नियत। दो वेव हैं या दो स्रोत हैं, उनसे आ रही हैं क्या? तरंगें। उनके पास में क्या है? अपनी आवृत्ति। क्लियर? और उनका बीच में क्या है? फेज डिफरेंस। अब कंडीशन कहती है पहली वाली कि यदि इन दोनों की न्यू1 और न्यू2 कैसे हो? बराबर, और इन दोनों के बीच में जो डेल्टा फाई हो वो क्या हो? 0, या फिर और में क्या हो? नियत। नियत मतलब कांस्टेंट। तो यदि ऐसा है तो फिर इन दोनों स्रोतों को क्या कहा जाएगा? कोहेरेंट सोर्स। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? कला संबद्ध स्रोत। कौन बता सकता है कि क्या होते होंगे कला संबद्ध स्रोत? इतनी बातों से क्या सीखा? दो प्रकाश स्रोत हैं, यदि उनसे आने वाली तरंगों की क्या बराबर हो? आवृत्तियां बराबर हो, और इस प्रकार बराबर हो कि उनके बीच में कलांतर कैसा? शून्य या क्या हो? नियत हो। तो ऐसे स्रोतों को ही कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्स? इफ टू लाइट सोर्स send out the waves of equal frequencies such that the phase difference remains constant or zero. If two light source send out the waves of frequency equal frequencies such that the phase difference remains zero or constant, then such sources are called coherent sources. कला संबद्ध स्रोत कौन होते हैं? यदि दो प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां इस प्रकार बराबर हो कि उनके बीच का जो कलांतर है वो या तो क्या हो? शून्य हो, या फिर वो कैसा रहे? नियत रहे। तो फिर ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। है ना? कौन होते हैं कला संबद्ध स्रोत? बताओ जल्दी से, सोचो। दो वेव होना चाहिए, दोनों की क्या इक्वल होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी। तो कभी कोई बोले पेपर में कि we have a two number of waves but the frequency of both waves are equal such that its phase difference is zero or constant, what is the name of these type of sources? Answer is these sources are called coherent sources. मेरे पास दो तरंगे हैं और उनकी आवृत्तियां इस प्रकार से बराबर हैं कि उनके बीच में कलांतर शून्य है या फिर क्या है? नियत है। बताओ ऐसे स्रोतों को क्या कहते हैं? आंसर है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो क्या होता है कला संबद्ध स्रोत? देखो जल्दी से, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस, if two light sources send out the waves of, if two light sources, आप लोग ऐसा बना लो, if two light sources send out the waves of equal frequencies, if two light sources
send out the waves of equal frequencies such that if two light sources send out the waves of equal frequencies such that the phase difference remains constant or zero, the phase difference remains constant or क्या zero, constant or zero are called coherent sources, are called coherent sources. लिखा? हिंदी में लिखो। यदि दो प्रकाश स्रोतों से, आप लोग ऐसा बना लो, शॉर्टकट ये है, ऐसे याद कर सकते हैं। यदि दो प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां, यदि दो प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां इस प्रकार बराबर हो कि, यदि दो प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां इस प्रकार बराबर हो कि उनके मध्य कलांतर शून्य या नियत हो, उनके मध्य कलांतर शून्य या नियत हो, तब ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। लिखा सबने? है? अब चलो, अब मान लीजिए इस पर आया एक क्वेश्चन, 2 मिनट मेरी बात को ध्यान सुनो फिर लिखना। मेरे पास एक क्वेश्चन आया पेपर में कि मेरे पास दो बल्ब हैं, वी हैव द 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, है ना? मेरे पास दो बल्ब हैं, दोनों ग्लो कर रहे हैं, जल रहे हैं, दोनों से निकलने वाली वेव्स की क्या इक्वल है? फ्रीक्वेंसीज इक्वल है। क्या दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं? क्या दोनों कला, फिर से सुनो एक बार क्वेश्चन, एक बार और सुनते हैं। मेरे पास दो बल्ब हैं, दोनों जल रहे हैं, क्या दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हो सकते हैं? कला संबद्ध स्रोत हो सकते हैं? दो बल्ब हैं, समान वोल्टेज के, समान वॉट वाले हैं, क्या दोनों कला संबद्ध स्रोत हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? हाँ, ये बहुत बहुत बढ़िया इन्होंने पॉइंट पकड़ा है। देखिए क्या, दो कैंडल हो, दो बल्ब हो, दोनों के वोल्टेज बराबर हो, दोनों के पावर बराबर हो, लेकिन वो कभी भी कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकते, क्योंकि दो बल्ब हैं, दो कैंडल हैं, उनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां तो हो सकती हैं बराबर हो, बट उनके बीच में कभी भी फेज डिफरेंस इक्वल या जीरो और कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो कभी भी दो भिन्न भिन्न स्रोत क्या नहीं हो सकते। समझ गए? एक बल्ब अलग है, एक बल्ब अलग है। पॉइंटर लिखो जल्दी से। टू डिफरेंट सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेज। दो भिन्न भिन्न स्रोत कभी भी कला संबद्ध स्रोत नहीं होते हैं। दो भिन्न भिन्न स्रोत कभी भी कला संबद्ध स्रोत नहीं होते हैं। टू डिफरेंट सोर्सेज आर नॉट कैसा? कोहेरेंट। दो भिन्न भिन्न स्रोत कभी भी कला संबद्ध स्रोत नहीं होते। लिख लिया ना? तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मेरे पास दो कैंडलें हैं, दोनों के एक तरीके से जल रही है, एक ही जैसी कैंडल है, क्या वो कला संबद्ध स्रोत बन सकते हैं? आंसर इज नहीं। तो सर फिर होते कौन होंगे? देखो ऐसा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक सोर्स है और एक सोर्स से ऐसे क्या आ रही है, जा रही है वेव, और अगर हम वेव के किसी पॉइंट पर ऐसे क्या ड्रॉ करें, सरफेस, ऐसे क्या ड्रॉ करें, सरफेस, तो मैंने इसका नाम आपको सिखाया था, इसे कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। तरंगाग्र। पिछली क्लासों में बताया था मैंने, तरंगाग्र को 3 प्रकार के तरंगाग्र होते हैं, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, बताया था। पहला नंबर बताया था कौन सा? स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तीसरा प्लेन वेव फ्रंट। तो भैया यहाँ स्रोत से निकला, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू,
इसके बच्चों की भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ, न्यू। अरे होगी कि नहीं होगी, बच्चे तो इसी से हुए। तो लोग कहावत बोलते ना कि जैसे जी के नदियां नारे वैसी उनके भरका, और जैसे जी के बाम मतारी वैसे उनके लड़का, है ना। इसका मतलब है यहां से अगर न्यू आवृत्ति का प्रकाश निकला है तो इसके बच्चों से भी कितनी आवृत्ति का प्रकाश निकलेगा, न्यू का। इसका मतलब है ये अगर न्यू 1 है, ये अगर न्यू 2 है, ये अगर न्यू 3 है ना, तो किसकी वैल्यू कैसी है, न्यू 1 इक्वल टू दी कैसी है, न्यू 2। और दोनों के बीच में फिक्स क्या है, पोजीशन का डिफरेंस। क्यों, क्योंकि दोनों साथ साथ चले, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है बताओ, डेल्टा फाई इक्वल टू 0 है ना। तो भैया एक तरंगाग्र के दो बिंदु किसकी भांति कार्य करते हैं, कला संबद्ध स्रोत की। लिखो, एक तरंगाग्र के दो बिंदु, एक तरंगाग्र के, अभी इसका काम आएगा तो बताऊंगा मैं कहा, एक तरंगाग्र के दो बिंदु एक कला संबद्ध स्रोत की भांति कार्य करते हैं। 2 points of a wavefront, 2 points of a wavefront behave like a 2 points of a wavefront behave like a coherent sources। अब देखो सुनो कहानी, जब हमारे हाइगन नाम के साइंटिस्ट से ये पूछा गया कि साहब आपका एक स्रोत है, इस स्रोत से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, लेकिन ये सब जगह फैलता 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 कैसे जाता है। भाई मैंने जो पढ़ाया वो पूरे मार्केट में कैसे फैल गया, मैंने तो आपको पढ़ाया था लेकिन सबको कैसे पता चल गया। सर हमारी सहेली मिली थी, हमने उसको आज बताया था कि पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस क्या है, उसको भी पता चल गया। उसकी सहेली मिली थी उसे, उसने उसको बताया, उसकी सहेली ने उसको बताया, उसकी सहेली ने उसको बताया और फैल गया। जैसे हमारे कभी कभी मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है कि भैया हमारे सपने में रात में साईं बाबा आए थे और उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा कर लेना और ये मैसेज 20 लोगों को भेजना, कल तुम्हें बुधवार को ये मिल जाएगा। और फिर नीचे लिखा होता है भैया डिलीट मत कर, एक ने डिलीट किया था वो डिलीट हो गया। तो बेचारे अपन लोग क्या मनुष्य है ना, भगवान तो है नहीं, और थोड़े डरपोक भी है अपन लोग, क्योंकि अपन तो हर चीज से डरते हैं, अपन तो क्वेश्चनों से डरते हैं, निर्जीव क्वेश्चनों से, जिनमें सजीव नहीं है, इनमें लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स, ये शब्द बोल नहीं पाते फिर भी इनसे हमें बहुत डर लगता है, खतरनाक। तो फिर अपन मैसेज से तो डर ही गए, तो अपन ने उठाया, खट खट, उसमें लिखा था 8 लोगों को भेजो, खट 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 8 लोगों को सेंड कर दिया। 8 लोगों के पास जैसे खुला तो उनकी भी डिलीट हो गया दिमाग, उन्होंने भी 8 लोगों को सेंड कर दिया, फिर उन्होंने भी 8 लोगों को सेंड कर दिया, और फाइनली कुछ टाइम बाद देखते हो शायद वो लौट के अपने पास फिर से आ गया, है ना। तो ऐसे मतलब सर्कुलेशन हो गया। ये बात फिजिक्स के साइंटिस्टों को पहले से पता थी कि एक स्रोत से छोड़ो, क्या प्रकाश छोड़ो, जैसे आप यहां से प्रकाश ऐसे ऐसे छोड़ोगे तो यहां पर जाकर एक क्या बन जाएगा, तल, और इस तल को क्या बोलेंगे, तरंगाग्र। और तरंगाग्र का जो हर पॉइंट होगा, ईच पॉइंट ऑफ द वेवफ्रंट, फिर से क्या बन जाएगा, स्रोत। फिर से क्या बन जाएगा, स्रोत। अरे बन गया ना। इससे भी क्या निकलने लगी, वेव, और इसका भी क्या बना, वेव फ्रंट, और इसका हर बिंदु भी क्या फिर से बन गया, स्रोत। ये बना, इसने भी क्या निकालना शुरू की, वेव्स, इसने भी क्या निकालना शुरू की, वेव्स, इसने भी क्या निकालना शुरू की, वेव्स, इसने भी वेव्स निकालना शुरू की, इसने भी वेव्स निकालना शुरू की, इसने भी वेव्स निकालना शुरू की, और इसने भी वेव्स निकालना शुरू की, और ऐसे ऐसे प्रकाश क्या होता गया, बढ़ता गया। इसका मतलब है हाइगन नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, the each point of a wavefront behave like a fresh source of new disturbance। इसका मतलब है तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की भांति कार्य करता है। मैंने तुम्हें शिक्षित किया, अब तुम किसी और को शिक्षित करोगे। मेरे गुरु ने मुझे शिक्षित किया था, मैं अब आपको शिक्षित कर रहा हूं। ऐसे मेरे गुरु के कई और शिष्य भी रहे होंगे,
उनने अलग अलग जगह पर सर्कुलेशन किया और वो शिक्षित करते गए, ऐसे ऐसे ये ज्ञान जो है चारों तरफ फैल गया। इसी तरीके से वो कहता है एक स्रोत था, उससे क्या निकली वेव, उस वेव ने क्या बनाया वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट आएंगे वह भी क्या बन जाएंगे अपने आप में सोर्स, और उन सोर्सों से भी क्या निकलेंगी वेव, ऐसे वेव कंटिन्यूअसली निकलती जाती है और लाइट फैलती जाती है। तो इसमें एक याद रखना है कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए स्रोत की भांति कार्य करता है, और नए स्रोत की भांति कार्य करता है, इसलिए उससे नई तरंगें भी क्या होती हैं निकलती हैं। और ये जो नई तरंगें निकलती हैं इनका नाम याद है, इनको कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट, द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं। ये क्वेश्चन जब पेपर में आया तो आप इसका आंसर कैसे लिखो। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की भांति कार्य करता है, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में लिखो, द ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, द ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट behave like a fresh source, behave like a fresh source and send out the waves, and send out the waves are called क्या बोलेंगे secondary wavelets, secondary wavelets। अब मैंने यहां पर ये क्यों बताया भाई आपको, पिछले वाले का यहां पे क्यों बताया, क्योंकि अभी हमने सीखा कला संबद्ध स्रोत और उसका नाम था कोरेंट सोर्स। तो अगर एक सोर्स से क्या बन रहा है वेव फ्रंट, तो उसके हर पॉइंट अपने आप में क्या कैसे बिहेव करेंगे कोरेंट सोर्स, और उनसे भी क्या निकलेंगी वेव्स, और उन वेवों को फिर वेव नहीं कहते, उन्हें क्या कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो आपको पेपर में आया कि the waves या फिर waves produced by the wave front of a source is called, क्या बोलते हैं उसे, तो आंसर है उन्हें क्या कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। नीचे चाहो तो इसकी लिख लो स्पीड उतनी ही होती है जितनी वेव की होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई पूछे सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड क्या होती है, अगर वेव की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती, सर जितने से वेव चलती है ना उतने से ही वेवलेट चलती है, ठीक है। तो वेव और वेवलेट में डिफरेंस समझ में आया। वेव क्या है, स्रोत से निकलने वाले को क्या बोलते हैं वेव, लेकिन स्रोत के तरंगाग्र से निकलने वाले को क्या बोलते हैं वेवलेट्स। वेव फ्रंट से जो वेव निकलेंगी उन्हें वेव नहीं कहते, फिर उन्हें सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। तरंगाग्र से निकलने वाली जो तरंगे होती है उन्हें तरंगे नहीं कहते, उन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। पढ़ा है पहले आप लोगों ने, कभी नहीं पढ़ा तो ध्यान से सुनो, मैं फिर कह रहा हूं एक बार गलत हो जाएगा तो फिर वो क्या है, हमारे पास स्रोत है एक प्रकाश स्रोत, उससे क्या निकल रही है तरंगे, क्या बोलेंगे उन्हें तरंगे ही कहेंगे। लेकिन एक स्रोत से जो तरंगे निकल रही हैं अगर उनका क्या बनाया जाए तरंगाग्र, और उनसे भी क्या निकलेंगी तरंगे, फिर उन्हें तरंगे नहीं कहेंगे, उन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं। तरंगे कितनी चाल से चलती है 3 × 10⁸ से। बताओ द्वितीयक तरंगिकाएं किससे चलेंगी सेम से। समझ में आ गया, द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल वही रहती है। क्लियर हो गई बात को, ओके। अब आप क्या देख रहे हो यहां पर ये पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स है, एक और सोर्स है, इससे ऐसे ऐसे क्या निकली वेव, ऐसे ऐसे भी क्या निकली वेव, और दोनों वेव एक जगह एक साथ पहुंच गई, एक साथ पहुंच गई, दोनों एक साथ पहुंच गई। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पिता के
दो बच्चे, पहले वाले बच्चे की नौकरी लग गई और उसे मिलने लगी 10,000 सैलरी, दूसरे बच्चे की नौकरी लग गई, उसे भी मिलने लगी 20,000 सैलरी। चूंकि ये संस्कारी परिवार से बिलोंग करते थे तो इन्होंने निर्धारित किया कि जिस दिन भैया हमारी सैलरी मिलेगी तो हम सबसे पहले अपने माता पिता को देंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं पहले जाऊंगा। दोनों बच्चों में, दोनों भाइयों में ये जिद हो गई कि कौन पहले पहुंचेगा। फिल्मी स्टाइल में ये भी यहां से निकला, भाई मैं आ रहा हूं, है ना, दूसरा भी निकला, भाई मैं आ रहा हूं, लेकिन दोनों ही अपने किसके पास, पिता के पास कैसे पहुंच गए, एक साथ। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल को ऐसे लेते हैं, दो स्रोत हैं, दो स्रोतों से दो क्या निकल रही है, तरंगे, लेकिन दोनों तरंगे एक साथ एक बिंदु पर एक साथ पहुंच रही है ना। ये बच्चा चाहता है कि पापा के पास 10,000 रुपए आ जाए, ये बच्चा चाहता है पापा के पास 20,000 रुपए आ जाए। अब इस 20,000 और 10,000 को भी कर लेते हैं, ये विस्थापित हो रहा है, इसका विस्थापन कितना है, y1, ये विस्थापित हो रहा है, इसका विस्थापन कितना है, y2। जैसे मान लो मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी इंग्लिश बोलने लगे, मैं तमिल बोलता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी तमिल बोलने लगे, मैं तेलुगु बोलता हूं तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी तेलुगु बोलने लगे, मैं अगर बुंदेलखंडी बोल रहा हूं तो मैं चाहता हूं हमारा बच्चा भी बुंदेलखंडी बोलने लगे, है ना। इसका मतलब है हम चाहते हैं कि लोग हमारे जैसे हो जाए। जैसे हमें घर में भिंडी की सब्जी पसंद है, इसका मतलब है सब लोग भिंडी खाना चाहिए। कि हमें कद्दू की सब्जी पसंद है, सबको कद्दू की सब्जी बनना चाहिए, अपन जिद नहीं करोगे कद्दू बनेगा भाई, है ना। सामने वाला आई कद्दू आज नहीं खाएंगे, इसका मतलब है लोग चाहते हैं कि हमारे जैसा वो लोग हो जाए। तो ये वाला चाहता है कि पिताजी 10,000 से कंपन करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, ये चाहता है पिताजी 20,000 से कंपन करने लगे। दोनों लोग जब पिताजी के पास एक साथ पहुंचेंगे तो बताओ पिताजी कितने से कंपन करेंगे, 10,000 से या 20,000 से। पापा 10,000 रुपया लेंगे कि 20,000 रुपया लेंगे। अच्छा, पापा बहुत बदमाश है भैया, पापा कहने लगे बच्चा तो अपने दोनों ही है, हम तो 30 ही लेंगे। इसका मतलब है 10 की ले लेंगे और 20 की ले लेंगे। इसका मतलब है ये चाहता था पापा y1 से वाइब्रेट करने लगे, ये चाहता था पापा y2 से वाइब्रेट करने लगे। जब दोनों एक साथ पहुंचते हैं तो ना पापा y1 से वाइब्रेट करते हैं ना y2 से वाइब्रेट करते हैं, पापा विल वाइब्रेट विद द y1 प्लस y2। अरे यार कुछ समझ में आई बात को, इसका मतलब पापा दोनों के पैसे रख लेते हैं। तो अब बताओ, ये y1 से वाइब्रेट कर रहा था, कंपन कर रहा था, ये y2 से वाइब्रेट कर रहा था, पापा कितने से वाइब्रेट कर रहे हैं, सर पापा विल वाइब्रेट विद द y1 प्लस y2। क्लियर ना। इसका मतलब है पापा ने दोनों के पैसे लिख लिए। तो बताओ परिवार कितने से वाइब्रेट कर रहा है, 30,000 से। ये कितने से वाइब्रेट कर रहा था, 10,000 से। ये कितने से वाइब्रेट कर रहा था, 20,000 से। पापा कितने से वाइब्रेट कर रहे हैं, 30,000 से। पापा ने दोनों को क्या कर लिया, योग। इसी तरीके से दूसरा देखो, फिर इसको समझते हैं। S1 और S2 दो बच्चे थे, दोनों एक साथ पहुंच गए किसके पास, पिता के पास, मतलब पापा के पास। बट यहां पर दोनों बच्चों कमाऊ नहीं है, एक कमाऊ है और एक गवाऊ। यहां दोनों कमाऊ थे, इसका मतलब है दोनों पापा को पैसे देना चाहते थे। समझ रहे हो, अगला टॉपिक समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पर एक कमाऊ है और एक गवाऊ है। जैसे घर में परिवार में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बहुत मेहनती होते हैं और बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई या बड़ा भाई ऐसा होता है, वो कहता है हाँ तुम करो भाई, अपन तो जिंदगी जिएंगे, है ना, हमें तो कह के भेजा है भगवान ने कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कमाऊ है, कुछ गवाऊ है। कमाऊ वाला के पास में 20,000 की सैलरी मिलने लगी, गवाऊ वाला बैठा है। गवाऊ वाला सोच रहा है कि मैं पापा को पैसा दूंगा, गवाऊ वाला क्या सोच रहा है, पापा से छीन लूंगा, जैसे ही तुम 20,000 दोगे मैं छीन लूंगा। तो ये पहुंचा, ये भी साइमल्टेनियसली पहुंचा, दोनों पहुंचे किसके पास, पापा के पास। इसने कितने रुपए दिए, 20,000, इसने कितने रुपए लिए, 20,000। पापा विल वाइब्रेट विद द जीरो मनी। इसका मतलब है पापा के पास में जो मनी आई थी वो क्या हो गई, y1 माइनस y2। अब इसको समझो, हम देख रहे हैं कभी विस्थापन बढ़ गया है
और कभी विस्थापन कम हो गया। या सुनो, यही सीखना है, पापा के पैसे थोड़ी ना सीखना है। कभी विस्थापन बढ़ गया है, कभी विस्थापन कम हो गया है। इस विस्थापन को हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। जब कोई प्रकाश चलता है, देखिए ऐसे चला, मान लीजिए प्रकाश, मान लीजिए तरंग चली ऐसे, तो ये जो सबसे ज्यादा इसका विस्थापन हुआ है, ये भी सबसे ज्यादा विस्थापन हुआ है, इसे ए कहते हैं। और ए को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हिंदी में इसे क्या कहते हैं? आयाम। कभी पूछे व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। माध्य स्थिति के दोनों ओर या किसी एक ओर अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतनी ज्यादा क्या होती है? तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि बच्चों आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता भी बढ़ेगी। यहाँ आयाम बढ़ रहा है, यहाँ आयाम कम हो रहा है, यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यहाँ एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। इतना तो समझ में आया? यहाँ एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? यहाँ घट रहा है। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो तीव्रता भी, जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो तीव्रता भी। तीव्रता अगर प्रकाश की ज्यादा होगी तो रोशनी बहुत होगी, अरे होगी। तीव्रता अगर कम होगी तो रोशनी, तो बताओ कब धुंधला प्रकाश मिलेगा? जब तीव्रता कम होगी। कब तीव्रता कम होगी? सर जब अब आयाम कम होगा। आयाम कब कम होगा? जब वो ऐसा होगा। ऐसा होने का मतलब क्या है? एक आया और एक आया और गया, मतलब दोनों की अपने अपने फेस है। अरे है ना, ध्यान सुनना, आए का भी फेस है और गए का भी, बट दोनों कैसे हैं? अपोजिट। दोनों कैसे हैं? अपोजिट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? इसको ध्यान से देखना। ये कौन से फेस को बता रहा है? ये कौन से फेस को बता रहा है बेटा? अपोजिट। क्या? फेस। हिंदी में कहेंगे कौन? विपरीत कला। तो ये क्या बता रहा है? सेम फेस। क्या बता रहा है? सेम फेस। हिंदी में क्या कहेंगे? समान कला। ये आपको समझाने के लिए इतनी भूमिका बनाई जा रही है, बाकी का मुझे तो आता है, डायरेक्ट बता दूंगा। तो भैया ये क्या था? सेम फेस। ये क्या था? अपोजिट फेस। जब किसमें था? सेम फेस में। क्या मिला? y1 प्लस y2, मतलब क्या बढ़ गया? आयाम। क्या बढ़ गई? तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गई। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गई तो हमें कैसी लाइट मिलेगी? ज्यादा को क्या बोलते हैं? ब्राइट। फिर से एक बार सुनो, कौन सा फेस? सेम फेस। मतलब जब दोनों देना चाहते हैं क्या हो जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? आयाम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? तीव्रता। तीव्रता बढ़ेगी तो चमकीला प्रकाश मिलेगा। बताओ चमकीला प्रकाश कब मिलता है? जब दोनों स्रोत समान कला में होते हैं। आया ना? चमकीला प्रकाश कब मिलता है? जब दोनों स्रोत समान कला में होते हैं। धुंधला प्रकाश कब मिलेगा? इतना समझना था। So when the two sources are in a same phase, then which type of light we obtain? Answer is the bright light. जब दो स्रोत समान कला में होते हैं तो किस प्रकार का प्रकाश प्राप्त होता है? सर चमकीला प्रकाश प्राप्त होता है। When the two sources are in a opposite phase, then which type of light we obtain? Answer is we obtain dark light. कौन सी लाइट? डार्क लाइट। अर्थात धुंधला प्रकाश प्राप्त होता है। क्यों? सर when the two sources are in a same phase, then the amplitude will be increases. जब दो स्रोत समान कला में होते हैं तो उनका आयाम बढ़ जाता है। चूंकि the intensity is directly proportional to the amplitude square. When the amplitude increases, then the intensity is also increases. जब आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता भी बढ़ेगी। Because in this case, इस स्थिति में amplitude will be increases. आयाम बढ़ रहा है, इसलिए क्या? तीव्रता भी बढ़ जाएगी और हमें ब्राइट लाइट ऑब्टेन होगी। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या होगा? दोनों किस फेस में है?
अपोजिट फेज में। अपोजिट फेज में क्या हो जाता है? एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, तीव्रता भी कम हो जाती है। कौन सा प्रकाश मिलता है? धुंधला, धुंधला प्रकाश मिलता है। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ क्या किया है? y1 प्लस y2। यहाँ क्या किया है? यदि आपने थोड़ी सी ये बातें कहीं पढ़ी हो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्या बात है ये? जब हम लिखते हैं क्या y1 प्लस y2, या हम लिखते हैं y बराबर y1 माइनस y2, तो ये मैंने y बराबर y1 प्लस y2 कब लिखा और y1 माइनस y2 कब लिखा? तो आंसर है सर, आपने जब y1 प्लस y2 तब लिखा जब दोनों समान दिशा में थी, और y1 माइनस y2 तब लिखा जब विपरीत दिशा में थी। इसका मतलब है सर, आपने लिखते समय दिशा का बहुत ध्यान रखा है ना। जब हम किसी चीज को लिखते समय दिशा का ध्यान रखें तो हम सदिश लिख रहे हैं, वेक्टर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वेक्टर। तो यदि इन दोनों को सॉल्व करके यहां से अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके लिखना चाहें तो हम इन दोनों को कंबाइन क्या लिख सकते हैं? सर आप ऐसा लिख रहे हो, वेक्टर लिख रहे हो। वेक्टर लिखते हैं तो क्या लगा देते हैं? एरो, और एरो लगा देते हैं तो यहां पर ये वाले में प्लस किया था, ये वाले में माइनस किया था। लेकिन सर हम याद कैसे रखें? तो सर आप ऐसा लिख दो y1 प्लस y2, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा दो? एरो। जब हम एरो लगा देते हैं तो वो ये कहना चाहता है कि जब आप इन्हें लिखो तो इसकी दिशा भी याद रखो। क्या याद रखो? दिशा। और दिशा याद रखने का मतलब क्या है? जब समान दिशा में है तो प्लस कर दो, और जब विपरीत दिशा में है तो माइनस कर दो। तो इन दोनों को ऐसा याद रख सकते हैं। और जब ये ऐसा लिखा जाता है तो इसे एक नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं अध्यारोपण का क्या सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसे? अध्यारोपण का सिद्धांत। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बताओ जल्दी से, आप उल्टा सीखते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? When the two or more waves reaches at the point of medium simultaneously, जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, then the resultant displacement of particle of medium is equal to the vector sum of their individual displacement। जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला है y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। और अगर बहुत सारी तरंगें होती तो क्या करते अपन? y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर डैश 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 से कहां तक चले जाते? yn वेक्टर। तो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पेपर में पूछा जाता है अध्यारोपण के सिद्धांत का सूत्र क्या है। तो आंसर है, क्या है सूत्र बताओ? y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर से लेकर yn वेक्टर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जब दोनों तरंगें किस कला में हो? समान कला में हो। बताओ इसका एम्पलीट्यूड या फिर इनका परिणामी विस्थापन क्या होगा? सर समान में है तो प्लस कर देंगे, विपरीत में है तो माइनस कर देंगे। बताओ जब दो तरंगें सेम फेस में होती हैं तो उनके विस्थापन पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डिस्प्लेसमेंट? आंसर इज डिस्प्लेसमेंट विल बी इंक्रीजेस। यहां पर डिस्प्लेसमेंट विल बी डिक्रीजेस। समान कला में है तो बढ़ जाता है, विपरीत कला में है तो घट जाता है। लिखो जल्दी से पॉइंटर, हेडिंग डालो, क्या नाम है? अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर मैं आपको बता रहा हूं नोट कैसे करना है। बातें तो बहुत सारी सुना दी। अध्यारोपण का सिद्धांत इंग्लिश में लिखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें लिखिए जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर
माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तब माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन, माध्यम के कण का कौन सा विस्थापन, परिणामी विस्थापन, उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। लिखा? ये वाला फॉर्मूला लिख लो बेटा, y वेक्टर बराबर यहां से n तक कर लो, डैश करके। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। when two or more waves reaches at the point of medium, when two or more waves reaches at the point of medium simultaneously, then resultant displacement of particle of medium is equal to the vector sum of their individual displacements. Vector sum of their individual displacements. वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। ये वाला नोट कर लो फॉर्मूला नीचे, y वेक्टर बराबर है क्या आएगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर डैश कहां तक जाएगा, y वेक्टर। क्लियर? अब पॉइंटर लिखो जल्दी से। जब दोनों समान कला में हो, जब दो तरंगें समान कला में हो, जब दो तरंगें समान कला में हो, अब जैसा मैं बताता जाऊं वैसे लिखना है। जब दो तरंगें किस कला में हो, समान कला में हो, क्या लिखेंगे बताओ, y बराबर y1 प्लस y2। when two waves are in same phase, अब यहां पर एक और चीज लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे y के आगे ऐसा एरो लगाएंगे, या फिर ब्रैकेट में इसमें लिखेंगे a के आगे ऐसा एरो लगाएंगे। a को क्या कहते हैं बेटा, इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा, आयाम। हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड। ठीक है? अब यहां क्या लिखेंगे, I is directly proportional to the क्या होता है, a square। ठीक है? चूंकि क्या बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड, इसलिए क्या भी बढ़ जाएगी, I। कौन सी लाइट मिलेगी, ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट को हिंदी में क्या कहेंगे, चमकीला प्रकाश। अब आपको इतनी सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये लाइन याद कर लो तो समझ में आ जाएगी। जब दो तरंगें समान कला में होंगी तो उनका क्या बढ़ जाएगा, आयाम। आयाम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, तीव्रता। ये आई को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तीव्रता। तीव्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तब क्या बढ़ जाती है, इंटेंसिटी। और कैसा प्रकाश मिलता है, चमकीला प्रकाश। चलो आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। जब दोनों तरंगें विपरीत कला में हो, when two waves are in opposite phase, क्या लिखोगे बेटा, y बराबर क्या, y1 माइनस y2। यहां क्या लिखोगे बताओ, y क्या हो जाता है, बढ़ने की जगह अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एरो नीचे की तरफ लगाएंगे, ब्रैकेट में कौन लिखोगे, a, ये भी क्या हो जाएगा, कम। इसको क्या बोलते हैं, आयाम। आयाम को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड इंग्लिश में।
आई फिर से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी होता है, ए स्क्वायर के। अब बताओ आई बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्या मिलेगी, डार्क लाइट। कौन सी लाइट, डार्क लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, धुंधला प्रकाश, धुंधला प्रकाश। तो बताओ कब मिलता है धुंधला प्रकाश, अरे कुछ समझ में आया है। तो ये कौन से फेस में, ये वाली कौन से फेस में, सेम फेस, और ये वाली कौन से फेस में, अपोजिट फेस। तो जब दो वेव किस फेस में होती है, अपोजिट फेस में, तो हमारे पास इंटेंसिटी कम हो जाती है, जब सेम फेस में होती है तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क्लियर, ये सब किसकी वजह से हुआ, तो सुपरपोजिशन की वजह से हुआ। किसकी वजह से, अब देखो 5 मिनट की बात और सुन लो जल्दी से। यहां पर अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो ऊर्जा बढ़ रही है, यहां पर हम देखें क्योंकि हमने पढ़ा है प्रकाश क्या है, ऊर्जा, एनर्जी है, तो यहां पर एनर्जी या ऊर्जा बढ़ रही है, नीचे वाले में ऊर्जा कम हो रही है ना। इसका मतलब है ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और एक बार तो पहले से जब स्रोत से निकली थी प्रकाश तब तो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था, अब नई चीज हो रही है, वो हो क्या रहा है, क्या बोलेंगे इसे, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पुनर् क्या वितरण। और किसका पुनर्वितरण हो रहा है भाई, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। हिंदी में कहेंगे ऊर्जा का क्या हो रहा है, पुनर्वितरण। किसकी वजह से हो रहा है, सर जब ये क्या करती है, अध्यारोपण, मतलब क्या करती है, सुपरपोजिशन। जब दोनों एक साथ पहुंचती है तो हमारे पास एनर्जी का क्या होने लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन। या तो एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या तो एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। और इसे ही क्या कहते हैं, व्यतिकरण। तो भैया व्यतिकरण क्या है, तो भैया प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, जब कितनी वेव्स आती हैं, कितनी वेव्स आती हैं, 2 वेव्स। कितनी वेव्स आती हैं, 2 वेव्स। कहां से आती हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। किससे, कोहेरेंट सोर्सेस। तो ऐसा उल्टा पढ़ते हैं, जब कोहेरेंट सोर्सेस से कितनी वेव आती हैं, 2 वेव, और उनमें क्या होती है, सुपरपोजिशन। जब मान लो कोहेरेंट सोर्सेस से कितनी वेव आती हैं, 2 वेव, और उन 2 वेव में क्या होती है, सुपरपोजिशन, तो फिर क्या होने लगता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और इसी एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। तो जब कभी प्रकाश की तीव्रता हमें ज्यादा या क्या मिलती है, कम, तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है, व्यतिकरण या फिर इंटरफेरेंस। कैसे होता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, कोहेरेंट सोर्स। कौन होते हैं कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध स्रोत। क्या होते हैं कला संबद्ध स्रोत, ऐसे स्रोत जिनकी आवृत्तियां बराबर हो और कलांतर लगभग शून्य या फिर नियत हो। कितने होना चाहिए वो, 2। फिर दोनों क्या करेंगे, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन से या तो एनर्जी बढ़ जाएगी या तो एनर्जी, देखो या तो बढ़ रही है या तो कम हो रही है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यतिकरण। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल लो, कौन, व्यतिकरण। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में लिखो when two waves coming from coherent source
reaches at the point of medium simultaneously when two waves coming from coherent sources reaches at the point of medium simultaneously then due to superposition redistribution of energy takes place. लिख लिया? This phenomena is called interference. हिंदी में लिखो, जब दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तब अध्यारोपण के कारण ये ऐसे बना लो, चाहे आपको बनाना हो, ये शॉर्टकट में याद करने का तरीका। तब अध्यारोपण के कारण ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। लिखा है? अच्छा देखो यहाँ पे, यदि हम यहाँ से कैटेगराइजेशन करें तो व्यतिकरण एक नहीं दो प्रकार के होते हैं। एक नहीं कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक तो एनर्जी को बढ़ा रहा है और एक एनर्जी को, तो बढ़ाने वाले को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव को हिंदी में कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। और दूसरे को क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे कहते हैं हिंदी में विनाशी व्यतिकरण। अब समपोषी या कंस्ट्रक्टिव कौन है? तो आंसर है जब हमें ऐसा फॉर्मूला मिला, y बराबर y1 प्लस y2, इसका मतलब है y बढ़ गया। ये कहां है? y बराबर कौन? y1 माइनस y2, और ये क्या मिला? डिस्ट्रक्टिव। नोट कर लो जल्दी से, कितने टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं? बताओ कौन से इंटरफेरेंस में या किस व्यतिकरण में हमें चमकीला प्रकाश मिलता है? समपोषी में। किसमें हमें धुंधला प्रकाश मिलता है? विनाशी में। समझ गए? ये वाला व्यतिकरण कब होगा? ये जवाब दे दोगे तो समझ जाऊंगा कि आप समझ रहे थे। ये वाला व्यतिकरण कब होगा? जब दोनों समान कला में होंगी। ये कब होगा? If the two light sources are in the same phase superimposed with each other, then which type of interference take place? Constructive interference। जब दो स्रोत समान कला में होकर अध्यारोपित होते हैं तो कौन सा व्यतिकरण होगा? आंसर है समपोषी व्यतिकरण। यदि दोनों विपरीत कला में होकर अध्यारोपित होते हैं तो कौन सा व्यतिकरण होता है? विनाशी व्यतिकरण। लिख लो भैया। यहां तक की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा लाइट जलने लगी होगी, क्योंकि शुरुआत में मुझे भूमिका बनानी पड़ी, क्योंकि वहां तक लाने के लिए तो मैंने जो फेज से आपको कहानी सुनाना शुरू की थी, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, एंड फिर फाइनली आकर अपन लोग यहाँ तक पहुंचे। तो ये हम पहुंच गए हैं कहां तक? इंटरफेरेंस तक। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आज ही रोकते हैं।
आज हम इंटरफ्रेंस तक ही पढ़ेंगे और आगे की कहानी इंटरफ्रेंस के न्यूमेरिकल, इंटरफ्रेंस से रिलेटेड डिटेल फार्मूला अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।